जब तक ज़िंदगी है ना, ये वाला काम तो मैं करता रहूँगा। उस टाइम पीरियड में इतनी अवेयरनेस नहीं थी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की। सज्जाद भाई को लोग बहुत देखते थे। मैंने कारसास की जब लोकेशन की थी, एक्सप्लोर की थी, 5-6 घंटे मैंने एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ पे खड़े होके लाइव बोला था कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। आपके साथ गालिबन कुछ टाइम पहले ये हुआ भी है, आपका कोई प्लेटफॉर्म मोड़ा भी था इस चक्कर में? डॉक्टर आमिर ठाकुर हुसैन का एक वो आता था ड्रामा, एक शो आता था आलिम ऑनलाइन। उसमें एक लड़की का फ़ोन आया था कि मैं हज करने गई, मुझे खाना काबा नहीं दिखा। हम लोग थोड़ा सा अंदर एंटर हुए, ऐसा लग रहा कि कोई लोहे की रॉड को नीचे रगड़ता हुआ चल रहा है अच्छा, लाइव। कैट बॉल्स पे भी लोग कहते हैं कि ये रिमोट से कंट्रोल हो रही है। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपने शायद देखी हो एक वीडियो के, एक बंदा सलाम कर रहा है, जवाब भी आता है, इसको पीछे से विस्पर होता हुआ नज़र आता है या सुनाई देता है। पहले वीडियो में अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वो मेरी आवाज़ है, वो मेरी ही वीडियो है। कहीं से अगर कुछ भी आ जाए, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहो। अच्छा, जिन्नात तो भूल ही गए, शेर ढूंढ शेर ढूंढने लग गए हम लोग। अच्छा, काली बाजियां ही ढूंढना है या शादी का भी कोई इरादा है सर? बस क्या, सिर्फ जिन दिखाना है। थंबनेल में एक बड़ा जिन होना चाहिए। फर्स्ट टाइम हावी हुआ था, मैंने बोला था कि मैं तुम्हारे बाप से नहीं डरता। अब मेरा जो है ना, लाइव इन्वेस्टिगेशन छोड़ देना ही अब ज़रूरी है। गैर मरई मखलूक़ात से मुलाकात सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो इस चीज़ को रोज़ाना फेस करते हैं। आज मेरे साथ ऐसे ही एक शख्स मौजूद हैं जिन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को बहुत करीब से देखा है, और अगर ये कहा जाए कि इन्होंने लाइव पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को पाकिस्तान में लाने में एक मुस्बत किरदार अदा किया है। मेरे साथ मौजूद हैं जाज़ेब अहमद ख़ान। सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जाज़ेब भाई, 2017 में गालिबन आपने इस सफ़र का आगाज़ किया, तो कैसे ख्याल आया कि गोश्त इन्वेस्टिगेशन ही करनी है? यार 2017 से पहले हम सज्जाद भाई को फॉलो करते थे। सज्जाद भाई एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। उससे पहले हम बेसिकली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा फिनोमिना है वो वकार ज़का ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद सज्जाद भाई को देखते आए, फिर उसके बाद ईडन लॉरेंस को देखते हुए आए, फिर उसके बाद गौरव तिवारी को देखते हैं, और फिर मुख्तलिफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को देखा। फिर सोचा कि इस जर्नी का आगाज़ करते हैं। 2017 में मैंने फ़र्स्ट एक लाइव इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, मैंने रिकॉर्डेड की थी। फिर उसके बाद जब मैंने वो रिकॉर्डेड की, फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद यार मैं सज्जाद भाई को कहीं कॉपी कर रहा हूँ। तो कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत डिफरेंट हो और सबसे हटके हो। फिर उसके बाद जो है वो मैंने लाइव पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी कि इस और मिशन और विज़न को लेके कि जो चीज़ हो वो लोगों के सामने हो, और जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। बस इसी चीज़ को, इसी मिशन को लेके ये स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया है। अच्छा जाज़ेब भाई, ख्याल मतलब कैसे आया जहन में कि गोश्त इन्वेस्टिगेशन ही करनी है? कोई और फील्ड क्यों नहीं चुनी? यार घोस्ट इन्वेस्टिगेशन का ख़्याल ये आया कि बचपन में ऐसे वाक़यात होते रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे सिनेरियोज फेस किए हैं ज़िंदगी में। तो एक सवाल था कि यार वाक़ई में जिन्नात हैं या नहीं, या एग्ज़िस्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि अक्सर औक़ात जो है वो लोग इस चीज़ पे सवाल उठाते हैं। डिफरेंट ममालिकों में जो है वो उस पे डिबेट चलती है इसकी एग्जिस्टेंस पे। और उस टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ, 2010 की बात करूँ, तो उस वक्त यूएफओस पे भी बड़ी जो है वो बातचीत हुआ करती थी। तो फिर जो है वो इन अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ के हवाले से जब रिसर्च करते रहे, तो फिर इस चीज़ में हमने सोचा कि क्यों ना अब इस चीज़ के हवाले से भी देखा जाए कि क्या मामलात हैं। तो ये 6 साल से इन चीज़ों को देखते आ रहा था। 6 साल में बहुत मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए हैं, घर में भी हुए हैं, और कुछ दोस्त अहबाब के साथ भी हुए हैं, कुछ चीज़ें देखी भी हैं। तो फिर हमने क्यों सोचा कि क्यों ना अब इस फ़ील्ड में पैर रखा जाए। अच्छा, जिस दौर में आपने इसका आगाज़ किया, उस दौर में मतलब बहुत कम अवेयरनेस थी इन चीज़ों की,
और शायद पैसा भी वैसे तो अभी भी ना होने के बराबर ही है, लेकिन उस वक्त तो तसव्वुर ही नहीं था कि इस चीज़ से पैसा भी कमाया जा सकता है। तब भी उस वक्त आपने इसको स्टार्ट लिया और पैशन बना के स्टार्ट लिया, तो मतलब क्या सोचा इस पे आपने, क्या वजह रही इस? यह देखें 2000 अगर 17 से बात करें तो उस दौर में सोशल मीडिया इतना इन नहीं था। वो भी कोविड के बाद इतना इन होना शुरू हुआ है। उस टाइम पे 2010 से लेके 2020 तक ये ऐसा टाइम पीरियड था जो अगर किसी मीडिया से एफिलेटेड थे तो उन्होंने बहुत अचीवमेंट की है अपनी। फिर उसके बाद 2020 के बाद जो है हर किसी ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, हर किसी ने, चाहे वो एंकर्स हों, चाहे वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हों, सज्जाद भाई क्यों ना हो। तो हर किसी ने अपने अपने जो राहें वो अलग करी हैं और इस तरफ आए। तो अब ये है कि डिफरेंट टाइम पीरियड में जो है वो यूट्यूब के भी पॉलिसीज़ चेंज होती रही हैं, फेसबुक की भी पॉलिसीज़ चेंज हुई है। तो 2017 में फेसबुक की एक पॉलिसी आई थी लाइव की, आपको शायद याद हो। उस टाइम पे जो है वो पहले पोस्ट वगैरह की तो होती थी, लेकिन नई जो आई थी वो वॉच पार्टी की आई थी। वॉच पार्टी की आई थी। अक्सर ऐसा होता था कि आप बिल्कुल एक पार्टी शुरू किया करते थे और आप कोई भी गाना चला दिया करते थे और हर कोई जो है वो आपके साथ पार्टी इंजॉय किया करता था। फिर उसके बाद लाइव जो है वो लाइव का एक सिनेरियो शुरू हुआ है फेसबुक पे। अब हमने सोचा कि चलो भाई, अब फेसबुक ने एक अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको अवील करते हैं। फिर वहाँ से लाइव इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू की। उस टाइम पीरियड में इतनी अवेयरनेस नहीं थी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की। सज्जाद भाई को लोग बहुत देखते थे। वो क्या है, देखते थे, एक्सप्रेस न्यूज़ लगाया करते थे, रात 11 बजे से 12 बजे तक उनका शो आता था और लोग बहुत देखते थे। फिर जो है वो हमने सोचा कि यार सज्जाद भाई से थोड़ा सा हट के करेंगे, सज्जाद भाई की तरह करेंगे, लेकिन सज्जाद भाई तो एक पाइनियर है। सज्जाद भाई की जगह हम कभी भी नहीं ले सकते, लेकिन सज्जाद भाई जैसी ही एक हम काम करेंगे लेकिन उनसे थोड़ा डिफरेंट करेंगे। तो ये पूरा मेरा एक मिशन था जो मैंने स्टार्ट किया था। कभी मुलाकात हुई सज्जाद भाई से? सज्जाद भाई से एक बार मुलाकात हुई थी और वो भी बहुत ऐसे हुई थी कि वो जल्दी में थे और बस एक ही बार मुलाकात हुई थी उनसे। सज्जाद भाई क्या इरादा है, कहाँ पहुँचना चाहता है? यार देखो, जब तक ज़िंदगी है ना, ये वाला काम तो मैं करता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस लोगों में बहुत ज़रूरी है। कब तक लोग टिकटॉक देखेंगे, कब तक लोग जो है वो दूसरी चीज़ें देखेंगे। कोई ऐसी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो होना लोगों के पास जिससे जो लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकें। आप मुझे बताएं, आजकल के दौर में ऐसी कौन सी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है जो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं? ड्रामा देख लें आप, कभी माँ बेटे में लड़ाई हो रही है, कभी सास बहू में लड़ाई हो रही है, लेकिन ये एक ऐसा है कि चलो 1 घंटे की लाइव पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक पूरी फैमिली जो है वो टीवी पे लगा के देख लेती है, यूट्यूब पे लगा के देख लेती है, सुकून से एन्जॉय कर लेती है। ये एक ऐसी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है कि जो लोग एन्जॉय करते हैं, और ये जब तक ज़िंदगी है मेरी मैं करता रहूँगा और अवेयरनेस देता रहूँगा। अवेयरनेस, लाइव इन्वेस्टिगेशन बेसिकली मकसद भी ये था कि जो सच है वो बयान करना। 2017 में मैंने कारसास की जब लोकेशन की थी, एक्सप्लोर की थी, तो 5-6 घंटे मैंने एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ पे खड़े होके लाइव बोला था कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद मैं वाहिद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँगा जहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिला, वरना लेकिन आमतौर पे तो नहीं होता है तो बना दिया जाता है। बना दिया जाता है। लेकिन मेरा ये था कि भाई लाइव करने का मकसद ही ये था जो है सामने है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में जो है ना, लोग को हर पता नहीं किसी को क्या क्या मिल जाता है, किसी को कहाँ क्या मिल जाता है। अब मेरा जो है ना, लाइव इन्वेस्टिगेशन छोड़ देना ही अब ज़रूरी है। वो इस वजह से, एक अब ज़्यादातर ये होता है कि ज़्यादातर लोग कब्रिस्तानों का रुख कर रहे हैं, इंक्लूडेड मी। जब मैं लाइव करता था कब्रिस्तान में, मुझे पता नहीं क्यों कुछ नहीं मिलता, पता नहीं मुझे क्यों कोई जिन नज़र नहीं आता, पता नहीं कोई क्यों जिन मुझे किसी कब्र के पास बैठा हुआ नहीं दिखता। शायद मेरी आंखें नहीं खुली हुई हैं या मैं देख नहीं पाता हूँ। हाँ, कम्युनिकेशन ज़रूर हो जाती है, लेकिन मुझे आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला दूसरों को कैसे मिल जाता है। तो मेरा एक मकसद ये है कि सच दिखाना। इन केस अजीज़ाबाद कब्रिस्तान में मेरे किसी व्यूअर के प्यारे की कब्र है,
तो वो जाने से ना डरे। किसी लाइव पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की स्ट्रीम में जाके अगर इसने किसी कब्र के कुतबे के पास कोई जिन देख लिया तो वो डरेगा नहीं क्या चाहते हुए। तो मेरा मिशन और विजन यही था लाइव करने का कि जो सच हो वो दिखाऊं। लेकिन अब ये है हमारे इस माशरे का एक एक ही आप कॉन्फ्लिक्ट कह लें, अलमिया। अलमिया कह लें, कि लोगों को झूठ देखने की आदत है, सॉर्ट ऑफ मसाला देखना चाहते हैं। मसाला देखना चाहते हैं। जब तक कोई जिन नज़र नहीं आएगा ना, जब तक कोई आग निकलती हुई नज़र नहीं आएगी, जब तक कोई भागता हुआ नज़र नहीं आएगा, जब तक कोई चीखने की आवाज़ नहीं आएगी, तब तक मज़ा नहीं आएगा देखने में। हालांकि मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, डाल दूं मैं भी, कोई चुड़ैल डाल दूं, दुपट्टा लगा के डाल दूं, सफ़ेद चादर पहना के गुजार दूं, मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मेरे भी 1 मिलियंस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा काम कभी करना ही नहीं है भाई। जो सोच के शुरू किया था हम्म। आज वहां पहुंच चुके हैं। जो सोच के शुरू किया था उस वक्त मैं वाहिद था, लेकिन जब कंपटीशन बहुत हुआ तो हर कोई अलग अलग मेंटालिटी का इस फील्ड में आना शुरू हो गया। कोई जादू पे फोकस रखा हुआ है, कोई जिन पे फोकस रखा हुआ है, लेकिन किसी ने फोकस ही नहीं रखा हुआ कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ वो जो जब दिखेगा तो एक डर पैदा हो जाएगा कि यार मेरे बाप की कब्र है, मैं जाऊँगा, अल्लाह ना करे मेरे सामने ये मखलूक आ जाए, अल्लाह ना करे मेरे सामने बोना जिन आ जाए, अल्लाह ना करे मेरे सामने कोई चुड़ैल आ जाए। कब्रिस्तान वाहिद एक ऐसी जगह है जो बहुत सुकून वाली जगह है। मैं ये कहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप डिप्रेशन में हो या हेलुसिनेशन होती हो आपको, आप कब्रिस्तान चली जाओ, वहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन अब इस चीज़ को एक अमली पैजामा पहनाया जा रहा है कि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका इंटरेक्शन इस जिन भूत से हो जाएगा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने का मकसद ये है कि अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं, आपको वहाँ जिन मिलेगा तो नहीं। आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ये भी नहीं है कि आपने जिन रिकॉर्ड कर लिया, नहीं, आप कम्युनिकेशन भी तो कर सकते हो उससे। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत आ गई हैं, ईएमएफ आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर आ गया, घोस्ट कैट बॉल्स आ गई हैं, तो आप उसके थ्रू भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो उसका रुझान पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ नहीं है। बस क्या सिर्फ जिन दिखाना है, थंबनेल में एक बड़ा जिन होना चाहिए, थंबनेल में मेरा थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। माशरे में डर खौफ नहीं फैलाना चाहिए। आप समझते हैं कि इस फील्ड को भी चेंज होने की जरूरत है? यार इस फील्ड को सच दिखाने की ज़रूरत है, बस इस फील्ड को सिर्फ सच दिखाने की ज़रूरत है। सच दिखाओ, भले कम खा लो, हलाल का खाओ, भले कम खा लो, हलाल का खाओ बस। असल में खाने की बात तो तब हो ना जब इस फील्ड में क्या लोगों को, अच्छा लोगों का क्या ये पर्सपेक्टिव है कि इस फील्ड में पैसा बहुत है। यार अगर ऐसी बात है तो हमसे अच्छे टिकटॉकर्स हैं, हमसे अच्छे टिकटॉकर्स हैं फिर। चलो उनका एक कंटेंट का कोई रवाज नहीं होता, लेकिन पैसे कमा लेते हैं वो लोग, और लोग शौक से भी देखते हैं उनको। एटलीस्ट सच तो करते हैं ना वो, कोई जिन तो नहीं दिखाते। यहाँ पे झूठ क्यों दिखाया जा रहा होता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखो सीधी सिंपल सी बात है, एक 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 अच्छा सा एक इसकी एग्जांपल है कि यार कम खा लो लेकिन हलाल का खाओ बस। यार मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है 1 मिलियन व्यूज़ लेना। मैं 2017 से हूँ, और अब 2017 से 10 साल में मैंने सिर्फ अपने 2 प्लेटफॉर्म खड़े किए हैं, एक इंस्टाग्राम और एक फेसबुक, बस। मैं यूट्यूब खड़ा नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि मैं अकेला करता धरता हूँ, मैं सब कुछ सिंगल हैंडेडली लेके चल रहा होता हूँ। यूट्यूब मैं वो मेहनत नहीं करता जो मुझे करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए मैं अपने इंस्टाग्राम की रील्स लोगों तक स्प्रेड इसी वजह से करता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। अक्सर ऐसा होता है कि वाकई में मुझे कब्रिस्तान में नज़र आ जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। 10 इन्वेस्टिगेशन करूँगा ना लोकेशंस पे जाके, एक लोकेशन भारी पड़ेगी मुझे, एक लोकेशन भारी पड़ेगी, तो उस एक लोकेशन का वेट कर रहा होता हूँ मैं। शौक मुझे भी बहुत है कि यार आए मेरे सामने, बात करें, किसी भी सूरत में आ जाए बात करें। अक्सर होता भी ऐसा, लेकिन एज सच मुझे ये नज़र नहीं आ रहा होता कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं मैं देख रहा होता हूँ, हर किसी की वीडियोस में कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता है। ऐसा कैसे होता है?
अच्छा, जाज़ेब अहमद खान अभी क्या कर रहा है? जाज़ेब अहमद ख़ान अभी जो है ना वो आगे की प्लानिंग कर रहा है। वो ऑलमोस्ट उसने अंग्रेज़ों से सीखा है कि वो अभी का नहीं, कल का नहीं सोचता, वो अगले 2-3 सालों का सोच लेता है। तो उसने अगले 2-3 सालों का प्लान बनाया हुआ है और उसको ये पता है कि अगले 2-3 सालों में लाइव इन्वेस्टिगेशन की कोई वर्थ नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। तो इसी वजह से अब वो रिकॉर्डिंग पे आने वाला है, क्योंकि जो ताने उसको लाइव में मिल रहे होते हैं कि फ़ेक कर रहा है, क्यों ना वो रिकॉर्डिंग में ताने खा ले। तो रिकॉर्डिंग में तो इससे ज़्यादा मिलेंगे। तो वो सही है, लाइव में तो ज़्यादा मिलते हैं इससे। लाइव में तो कब कितने लोग बोल देते हैं कि भाई एआई है, ये वीडियो ही पूरी एआई चल रही है, ये प्री रिकॉर्डेड चल रही है, ये प्री रिकॉर्डेड चल रही है। अब मेंटालिटी है ना लोगों की, क्या करें, किसी ना किसी तरीके से कूल तो बनना है ना हर किसी को। कोई ना कोई किसी वीडियो में आके एक ऐसा कमेंट करता है जिसमें 200 300 2000 3000 लाइक्स आ जाते हैं, और उस 2000 3000 लाइक्स में कम से कम 100 200 फॉलोअर तो उनके पास आ जाते हैं। ये लोगों की मेंटालिटी है, वो समझते हैं कि हम कमेंट्स करके ना कूल बन रहे हैं। तो ये हमारे लोगों की मेंटालिटी है। घोस्ट इन्वेस्टिगेशन के अलावा क्या करते हैं सर? घोस्ट इन्वेस्टिगेशन के अलावा मैं बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एम्प्लॉय हूँ और मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एम्प्लॉय हूँ। इसके साथ साथ सुबह की अलग ड्यूटी होती है, शाम की मेरी अलग ड्यूटी होती है, और फिर रात की ये वाली ड्यूटी होती है। इन सब चीज़ों को साथ लेके कैसे मैनेज कर रहे हैं? यार एक चीज़ ये है कि आपको, अगर आप जवान हो ना, तो आपको अपनी जवानी यूटिलाइज़ करनी चाहिए इन्हीं चीज़ों में। आपको अपना फ्यूचर इसी तरीके से बनाना चाहिए। अक्सर मैं देख रहा होता हूँ कि यार एक 50,000 रुपये की नौकरी करने वाला शख्स, आप समझते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार लेगा बीवी बच्चों के साथ अपनी? तो उसको कहीं न कहीं जो है ना वो अपने आगे का सोचना चाहिए। मुझे पता है कि मुझे अभी यूट्यूब इनकम नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं 3 साल 4 साल बाद जाके देखूँ, तो मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है इसमें। अच्छा, क्या वजह है कि अ, और कंटेंट क्रिएटर्स जो आपके बाद आए, हुँ। वो आपसे ज़्यादा फॉलोइंग लिए हैं और आप पीछे रह गए? क्या ये कहना सही रहेगा? बिल्कुल। देखें, जितने भी कंटेंट क्रिएटर आए हैं, मैंने कभी भी अपने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में ऐसा नहीं कहा। लेकिन मैं आज आपके प्लेटफ़ॉर्म में कहता हूँ, जितने भी पाकिस्तान कराची के कंटेंट क्रिएटर हैं, लाइव इन्वेस्टिगेटर ज़्यादातर, वो मेरे साथ एफ़िलिएटेड रहे हैं। एवरी सिंगल पैरानॉर्मल लाइव इन्वेस्टिगेटर वो मुझसे एफ़िलिएटेड रहा है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार तुमने दूसरों को बनाने के चक्कर में ख़ुद को बर्बाद किया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता, मैं कभी भी ऐसा नहीं समझता। मुझे पता है कि मेरा प्लान क्या है, लेकिन उस ज़ात ने मेरे लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि मैं यूट्यूब पे जो है वो अच्छी खासी फॉलोइंग उठा लूँ, नहीं। मैंने अपने पिलर्स खड़े किए हैं, मैंने अपना इंस्टाग्राम पिलर खड़ा किया है, मैंने अपना फेसबुक पिलर खड़ा किया है। इन केस लाइव इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो, कहीं दूर से गाना चल रहा होगा, वो आपकी लाइव को जो लाइव स्ट्रीम है वो पकड़ेगी, आपका यूट्यूब चैनल ख़त्म हो जाएगा, सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। आपके पिलर मज़बूत होंगे, आप दूसरा यूट्यूब चैनल बना दोगे। मेरा यूट्यूब चैनल ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन जो मेरे पिलर्स हैं वो मज़बूत होंगे, यूट्यूब चैनल अपने आप खड़ा हो जाएगा। आपके साथ तकरीबन कुछ टाइम पहले ये हुआ भी है, आपका कोई प्लेटफ़ॉर्म उड़ा भी था इस चक्कर? ये 2019 में हुआ था। 2019 में मैं कोरंगी एक हॉन्टेड कॉलेज कर रहा था। उस वक़्त एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम थी, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस पाकिस्तान। तो वो उसी टाइम ख़त्म हो गई थी, वो सब शादी हो गई थी, तो सब ख़त्म हो गया वो पूरा ग्रुप। तो उनके साथ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करता था। रात का टाइम था, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब आपको पता है ना, ऐसे पोश इलाके होते हैं वहाँ पे, आबादी जो है वो दूर दूर थोड़ी होती है। तो वहाँ पे यही सीन था कि दूर कहीं ना मायूं चल रही थी किसी की, वो मायूं हमें भारी पड़ गई। वो टी सीरीज़ की हमारे ऊपर जो है ना कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। हमारा चैनल उस वक्त मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करता था, तो यूट्यूब और फेसबुक दोनों मेरा सफ़र से मिट गया। एक क्रिएटर जो इतनी मेहनत करके कंटेंट बनाता है और एकदम ऐसी चीज़ फेस करना बहुत मुश्किल है। वो एक बहुत डिप्रेशन था मेरे लिए, टू बी ऑनेस्ट डिप्रेशन था, बहुत मुश्किल था। 2 हफ़्ते मेरे बहुत मुश्किल से गए कि आप इतनी मेहनत करो और ये सिला मिल जाए आपको। लेकिन
खैर हिम्मत नहीं आ रही, दोबारा से अपने प्लेटफॉर्म खड़े किए और अभी तक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में अक्सर देखा जाता है कि कब्रिस्तानों में भी जो आपकी भी कुछ लाइव्स हैं उनमें भी कैमरा एकदम ब्लर हो जाता है। हम्म। तो क्या ये कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है या इसमें भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है? यार इसमें 90% टेक्निकल फॉल्ट होता है, 90% टेक्निकल फॉल्ट होता है इसमें। समटाइम ऐसा होता है आपका इंटरनेट ग्लिच होता है, समटाइम ऐसा होता है कि जब आपके कैमरे के ऊपर जो लाइट होती है ना वो जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कैमरा डिफोकस होने लगता है, तो ये होता है। समटाइम जब इंटरनेट फ्लक्चुएट होता है उस वजह से रेजोल्यूशन ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, तो लाइव इन्वेस्टिगेटर को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हर एक एक चीज़, उसका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, उसका मोबाइल अच्छा होना चाहिए, उसका रिजल्ट, ट्राईपॉड, हर चीज़ उसकी बेस्ट होनी चाहिए। सोल्जर बाजार आपने विजिट किया, क्या गाना है? यार सोल्जर बाज़ार तो वो एक ऐसा घर है, जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ ना तो एक गूज़ बम्स आना शुरू हो जाते हैं। और वो वाला घर मैंने दिलदार के साथ किया था। दिलदार हमारा एक सब्सक्राइबर था वो, और मैं दिलदार, एक सब्सक्राइबर, एक सारे, हम 4 लोग थे वहाँ पे। और वो एक ऐसा घर था कि वो, आपको पता है वहाँ पे एक मशहूर रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो उस रेस्टोरेंट के पास हम लोग गए थे और उस रेस्टोरेंट से थोड़ा-सा आगे वो घर बिल्कुल कोने में था और इतराफ़ में नाला चल रहा था। हम, ये रमज़ानों की बात है, हम गए वहाँ पे तकरीबन रात के 12:30 बजे। हम वहाँ पे गए तो सब्सक्राइबर हमें वहीं पे मिला था क्योंकि पड़ोसी था, वहीं पे रहता था। हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक बहुत बुज़ुर्ग शख्स बैठे हुए थे। अक्सर ऐसा नहीं होता कि इलाकों में बुज़ुर्ग बैठे हुए होते हैं कुर्सियाँ लगा के, तो वो बैठे हुए थे, 3-4 बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। बुज़ुर्ग ने पूछा, क्या करने आए हो यहाँ पे? हमने बोला इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन करना है। बोले अंदर तो यार वो एक वक्त में 4 भाइयों का मर्डर हुआ था यहाँ पे। बोला कैसे मर्डर हुआ था? भाई पता नहीं, जब से उनका इंतकाल हुआ है ना तब से ही घर बंद है और जो भी जाता मर जाता है यहाँ पे। ओ, बोला अच्छा भाई। अच्छा ये सुना था ना, मैं दिलदार की शक्ल देख रहा हूँ, दिलदार मेरी शक्ल देख रहा है, सब्सक्राइबर कोने में खड़ा हुआ है। तो सब्सक्राइबर बोले जान से भाई कहीं और चलें? मैंने बोला नहीं नहीं, यहीं चलेंगे। तो अच्छा, बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी है, हमें जाने दें, कोई मसला नहीं है। अब इतने में जो उस वक्त दिलदार रिकॉर्डेड करता था, मैं लाइव करता था, तो वहाँ पे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा था कि यार मुझे भी बताओ कहाँ पे करोगे, मैं भी लाइव इन्वेस्टिगेशन देखूँगा। इतने में एक सीढ़ी अरेंज हुई क्योंकि बहुत ऊँची दीवार थी, वो बहुत पुराना घर था, एक ऊँची दीवार थी। ऊँची दीवार पे चढ़ने के लिए हमारे लिए सीढ़ी लाई गई। हम सीढ़ी से ऊपर चढ़े और वो चाचा को, जो बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, उनको हमने वो लाइव लगा के दे दी। और वो एक आध बंदा आया, 2 बंदा आया, 3 बंदे आए, पूरी भीड़ इकट्ठा हुई, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है। हम लोग अंदर चले गए, हम लोग अंदर चले गए, हमने जो है ना वो, मैंने अपना अपना जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह रेडी कर दिया, दिलदार ने अपना कैमरा रेडी किया, सारिम के साथ मिलके, सब्सक्राइबर साथ खड़ा हुआ था हमारे। अभी हम घर के अंदर एंटर नहीं हुए, अभी हम लोग बाहर हैं। बाहर बिल्कुल जंगलनुमा जगह, बिल्कुल जंगलनुमा जगह। अंदर हम लोग एंटर हुए, ऐसा लग रहा है कि ऊपर कोई चल रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं। अभी आप ही लोग इंटर हुए हैं और घर में उस कोई वक्त भी नहीं कोई था, बंदा नहीं? कोई भी नहीं था, सिर्फ हम लोग थे। हम 4 लोग थे और ये फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा था। हमने, कोई है क्या ऊपर? ये मैंने सब्सक्राइबर से पूछा, कोई है ऊपर? नहीं भाई, ये घर तो 45 साल से खाली है। अच्छा चलो ठीक है। हम लोग थोड़ा सा अंदर एंटर हुए, ऐसा लग रहा कि कोई लोहे की रॉड को नीचे रगड़ता हुआ चल रहा है, जैसे कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, हमारा उस घर में आना किसी को नागवार गुजरा हो। आप ऐसे नहीं समझते कि लोहे की भारी रॉड हो, उसको आप ज़मीन पर रगड़ें तो वो आवाज़ ही आती है, वैसी आवाज़ आने लगी। हम लोगों ने इग्नोर किया ताकि सब्सक्राइबर को भी डर ना लगे यार, क्योंकि जब चढ़ने में ही आधा घंटा लग गया तो भागने में भी हमें आधा घंटा लगेगा। हम लोगों ने रिलैक्स रहा, कुछ भी नहीं हुआ। इतने में हम घर के अंदर, सहन बाहर सहन के अंदर ही थे। वो अक्सर ऐसा होता है ना कि पंखा लगा हुआ होता है कमरों में और ऊपर कुंडा लगा हुआ होता है, उसमें कुंडा नहीं था, उसमें सिर्फ सुराख हुआ हुआ था। उस सुराख से ना मिट्टी आना शुरू हो गई, जैसे कोई उस होल में से ना मिट्टी फेंक रहा है हमारे ऊपर। अब हम लोग एक दूसरे को शॉक्ड होके देख रहे। अभी इसी सिनेरियो में थे
कि दिलदार ने कॉन्वर्सेशन करना शुरू की। थोड़ा सा हार्शली की थी, लेकिन उसने कॉन्वर्सेशन करना शुरू की। अब जब कॉन्वर्सेशन हुई है तो ऐसा लग रहा है कि पत्थर आ रहे हैं हमारे ऊपर। पत्थर नहीं बल्कि ईंटें आ रही हैं हमारे ऊपर, बड़े बड़े, धम धम धम। कभी यहाँ से आ रही है, जिस साइड से आ रही थी ना वहाँ से सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे नाला चल रहा था। वहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अब बाहर से सोचें तो बाहर से कोई ऊपर 10 कम से कम भी 20-25 फीट ऊंची दीवार से कोई ईंट कैसे फेंक सकता है। तो अभी ये जब आवाज़ अंदर हलचल होना शुरू हुई है ना, तो सब्सक्राइबर हमारा डर गया कि निकलो यहाँ से। अब ये सारा सिनेरियो चल ही रहा था, बाहर बैठ के जो लोग हमारी लाइव इन्वेस्टिगेशन देख रहे थे वो भी डर गए। अब यहाँ से बोलने लगे कि भाई बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। हम बाहर कैसे आए भाई? बाहर जाएंगे तो पत्थर गिर गया, हमारा सर फट जाएगा, मर जाएंगे। मैंने बोलना शुरू किया, कलमा पढ़ लो भाई, सब कलमा पढ़ लो आज, बस यहीं पे ही है, कलमा पढ़ लो सब। फिर उसके बाद हमेशा बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा हूँ, हमेशा हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा है, हमेशा किसी न किसी से कुछ सीखा है। तो एक बात मेरे बुजुर्ग ने कही थी कि अगर कभी भी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ ना, तो राब्ता कर लेना इनसे। राब्ता करना मतलब कम्युनिकेशन करना। वो चीज़ मेरे जहन में एकदम से ट्रिगर हुई है। मैंने कहा कि आप प्लीज़ गुस्सा ना हो, नाराज़ ना हो। अगर आप हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा, हम आपसे सिर्फ मिलने आए। आप हमारे सामने आ जाएं या किसी भी सूरत में अपने आप को ज़ाहिर कर दें। और सडनली उसी वक्त सामने मुझे एक 12-13 फीट की हाइट का एक शख्स खड़ा हुआ नज़र आता है, जो कि उसकी हाइट ऐसी होती है, एक तो 12-13 फीट की हाइट, लेकिन इतना पतला ऐसा कोई लकड़ी नहीं होती जैसे बांस होता है वैसी। और आंखें उसकी चमकती भी नज़र आई हैं मुझे, हरे रंग की। और ये सब जब हुआ है, ये रिकॉर्ड में मौजूद है। ये रिकॉर्ड में मौजूद है। मैंने दिलदार को बोला, दिलदार बस अब निकलो यहाँ से। दिलदार ने अपना सारा सामान पैक किया और वो जो भी पत्थर आ रहे थे वो बिल्कुल थम गए, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। बाहर जो आवाज़ें आ रही थी वो सब ख़त्म। अब हुआ ये कि जी जनाब हम निकलने लगे, वाइंड अप हो गया सब। अब हम लोग ऊपर चढ़े, क्योंकि मैं थोड़ा सा हेल्दी हूँ तो मैं ऊपर चढ़ा हूँ। ऊपर चढ़ के मुझे बाहर जब देखा है ना मैंने रोड साइड पे, तो ना तो वो बुज़ुर्ग थे, बुज़ुर्ग भी गायब हो गए थे, भाग गए थे कि अल्लाह ना करे अंदर कोई मरवर आ जाए तो उन्हीं का लोग पूछेंगे ना कि तुमने क्यों नहीं रोका, तो इस डर से भाग गए। अब हम जब बाहर की तरफ देखा तो बाहर कोई भी नहीं, और जो सीढ़ी लगी हुई थी वो भी नहीं। अब मैंने दिलदार को बोला कि भाई कैसे उतरे नीचे? उसने बोला कूद जा भाई, कूद जा, कुछ नहीं होता। अभी मैं ये सोच रहा था, मुझे ऐसा लगा किसी ने धक्का दिया है, और मैं इतनी ऊंचाई से जैसे फर्स्ट फ्लोर से मैं नीचे गिरा हूँ, और गिर के नीचे उड़ गया मैं। एक खरोश तक नहीं आई मुझे। इवन के वहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ के काफ़ी लोग भाग के आए थे, पूछा कि भाई तुम इतनी ऊपर से गिरे हो, कुछ लगा क्यों नहीं तुम्हें, खरोश तक क्यों नहीं आई? मैं बोला भाई मुझे भी नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता कि धक्का मुझे किसने दिया। तो ये घर मुझे मेरी ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगा। अच्छा, कंटेंट बनाते बनाते आप बीच में गायब हो गए थे, फिर दोबारा स्टार्ट किया। टाइम कहाँ गया सर? ये वो टाइम बेसिकली मुझे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़े करने में लग गया। ये जो आज मुझे आपको मेरा जो इंस्टाग्राम इतना अच्छा लग रहा है, ये कितनी मुझे सक्सेस मिली इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ये जो 3 साल थे मेरे उसको खड़े करने में लग गया। और मैं ये नहीं था कि मैं बिल्कुल दूर था, साल में एक इन्वेस्टिगेशन एपिसोड कर लिया, इस तरीके से मैं था, इन था, हॉरर स्टोरीज़ किया करता था मैं अपनी। लेकिन ये ऐसा नहीं कि मैं दूर था, नहीं, मैं इन था। लेकिन यह है कि ये 3 साल थे, उसमें थोड़ा सा डिप्रेस्ड हुआ था, क्योंकि ये जो 3 साल का जो गैप आया था ये इसी घर की वजह से आया था। ये सिर्फ इसी घर की वजह से आया था। आपको पता है कि जब आप मौत के मुंह से वापस आ रहे हो तो इंसान एक ऐसा डिप्रेशन में रहता है कि शायद ही उसको कोई दूसरा डिप्रेशन ऐसा रहे, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैंने अपनी मौत अपनी आंखों से देखी है भाई। अगर मैं शायद वो कॉन्वर्जेशन ना करता शायद हम बाहर भी नहीं निकलते। तो वो एक ऐसा सिनेरियो था जिससे मुझे निकलने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए था। जब मतलब इस फील्ड में आ रहे थे तो सोचा नहीं था कि इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है?
यार देखिए, बेसिकली पता है क्या बात है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के भी कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, ठीक है। एक सबसे पहला रूल्स है, आपको पता है कि आप उस मखलूक के घर पे जा रहे हो, आप उसको कभी चैलेंज नहीं करो। फॉर एग्जांपल मैं किसी के घर पे जाऊँ और घर पे जाके किसी को चैलेंज करूँ, तो बिल्कुल वो मुझे नुकसान पहुँचाएगा भाई। मैं बोलूँगा भाई तू घर पे रहता है, तो बाहर आ, तुझे देखना है मुझे, तो वो ऑल डिस्टर्ब होगा ना वो चीज़ तो। हाँ, अगर मैं वही चीज़, वही ट्यून अगर प्यार में रख के बात करूँगा, तो ऑब्वियसली मुझे एक जो है वो आंसर मिलेगा। तो हमेशा ये है कि भाई आपको तब तक नुकसान नहीं पहुँचेगा जब तक आप खुद से कोई मौका ना दो। कभी भी मौका नहीं देना चाहिए। जैसे भी अब तक कितनी जगह एक्सप्लोर कर चुका है? यार ऑलमोस्ट 70 से 80 तो कर चुका हूँ मैं, ऑलमोस्ट कर चुका हूँ। लेकिन कुछ जगहें अभी भी बाकी हैं। अभी भी मैंने सिर्फ कराची 40% एक्सप्लोर किया है, 60% अभी भी बाकी है। प्लानिंग है और अच्छी इंटरेस्टिंग जगहें होंगी, क्योंकि अब का जो कंटेंट है वो पहले से 360 डिग्री डिफरेंट होगा। अब का कंटेंट बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि अब जो है वो 2020 या 2025 वाला कंटेंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट लेवल का कंटेंट होगा। वो ऐसा भी नहीं कि मैं कोई जिन खड़ा कर दूंगा, कोई ऐसा नहीं, लेकिन होगा अच्छा। एक कब्रिस्तान में आपने कफन पोश को देखा था, हम्म। क्या स्टोरी है सर? यार कफन पोश बेसिकली हम लोग एक ग्रेवयार्ड में थे, एयरपोर्ट वाले। उसमें हम तकरीबन 7-8 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। अब वो कब्रिस्तान इतना बड़ा नहीं था। हम लोगों ने सोचा कि चलो यार अलग अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, ताकि सुकून से जो है ना वो अपना कंटेंट बना सकें। तो उस वक्त एक लाइफ अलग हो गए, दूसरी लाइफ अलग, तीसरी लाइफ अलग, मैं और फुरकान अलग हो गए। अब फुरकान से मैंने उस टाइम थोड़ा सा डिस्टेंस ले लिया था, क्योंकि फुरकान ऑलरेडी कम्युनिकेशन कर रहा था कैट बॉल्स के थ्रू। मैं थोड़ा सा आगे चला गया था। वो थोड़ा सा डार्कर और डीपर साइड थी कब्रिस्तान की। वो ऐसे था, वो थोड़ा स्लोप था, वो थोड़ा स्लोप था। तो मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ, और एक बिल्कुल अंधेरे में मुझे एक चीज़ खड़ी हुई नज़र आती है, और उसकी एक नॉट होती है। कफन पोश नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की डेड बॉडी देख लें कफन में लिपटी हुई, तो आप सो सकते हैं रात में? तो पूरा तो ऑब्वियसली नींद ना होने के बराबर ही हो। तो वो मैंने चीज़ देखी थी कब्रिस्तान में खड़े हो गया। मुझे उसका फेस भी याद है, पिच्ड डार्क ब्लैक फेस, कॉटन नज़र आई है मुझे उसकी, नाक में कॉटन नज़र आई है और एक नॉट नज़र आई है। ये ऑन लाइव कह रहा हूँ मैं, ये ऑन लाइव मैंने रिकॉर्ड किया है। लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा हुआ है। जब मैंने कमेंट्स में नज़र डाली है ना, फिर मैंने सामने देखा है, और वो चीज़ से मेरा इंटरेक्शन हुआ है। यानी आपने नेकेड आइज से भी उसको देखा? देखा है, वो रिकॉर्ड हुआ है, वो रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, थोड़ा सा जूम करने के बाद थोड़ा सा पिक्सल्स फटे, क्योंकि जूम करने पे वो थोड़ा सा मिस हुआ है, लेकिन वो प्रिसाइज रिकॉर्ड हुआ है। वो मैंने देखा है, क्योंकि जो मैंने अपनी नेकेड आई से देखा है, ब्लैक फेस था, कॉटन थी नाक में, और एक नॉट थी। बज़ाहिर देख के वो अंधेरे में चमक रहा था कफन। वो मैं उस चीज़ के पीछे भागा, वो गायब हो गई मेरी आंखों के सामने, लाइव में गायब हुई है। ये चीज़ें नज़र ही क्यों आती हैं, कुछ नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती? यार ये आप बड़ी एक मिस्ट्री थी, जो बहुत टाइम बाद सॉल्व हुई है। सॉल्व भी क्या, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ। जिन्नात आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन ये आपके साथ खेलते हैं। जब आप पर इनको अटैक करना होता है ना, ये आपकी किसी भी बॉडी पार्ट पे भी अटैक नहीं करेंगे, ना आप पे डायरेक्टली हिट करेंगे। या आपकी मेंटालिटी से खेलेंगे, या आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करेंगे हर तरीके से। आवाज़ों की सूरत में हो सकता है, आपको काले रंग का कोई खरगोश नज़र आ गया, लाल रंग का कोई खरगोश नज़र आ गया, कब्रिस्तान के बीच में घोड़ा नज़र आ गया, आप अट्रैक्ट हो गए, उसके पीछे चले गए। आप उसके पीछे जाते रहोगे, जितना जाते रहोगे, हो सकता है आपको दिन में रात दिखे। ये वो मखलूक है जो आपको दिखाएगी, वो आपको दिखेगा।
पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में जब जहाँ मैंने एक बात की सर्टेन रूल्स की, तो एक रूल सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कोई ऐसी चीज़ देखो जो आपको अट्रैक्ट करे, तो आपको उसके पीछे नहीं भागना है। क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि हर खूबसूरत चीज़ ख़तरनाक होती है, हर खूबसूरत चीज़ ख़तरनाक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर डीमन पोज़ेशन का आपने सुना है कि यार मेरी भाई पे जिन आ गए, मेरे दोस्त पे जिन आ गए, ये वो। तो अक्सर ये इंसानों की अपनी गलती होती है, ये हम इंसानों की अपनी गलती होती है। कभी कोई जो है ना वो इंसान यूरिन पास आउट कर देता है किसी दरख्त के नीचे, हमारी गलती होती है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है, हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जब तक आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कमरे में हो, कोई आपके कमरे में दाखिल होना चाहता है, वो आपसे इजाज़त लेगा। जब तक आपको वो आवाज़ आए, आप पीछे मुड़ के ना देखो कि कौन है, तस्दीक ना हो, तब तक आप उसको परमिशन नहीं दो, तब तक आप उसको परमिशन नहीं दो। जहाँ आपने परमिशन दे दी, तो वो मखलूक आपकी मर्ज़ी से आएगी, लेकिन जाएगी फिर वो अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, आपने कब्रिस्तान भी कवर किए हैं और अबेंडेंट हाउसेस भी कवर किए हैं, ज़्यादा मिस्टीरियस क्या है? ज़्यादा मिस्टीरियस कब्रिस्तान है। देखिए, एक घर है, उस घर के बारे में अफ़वाह है, सही है कि यहाँ पे जिन है, चुड़ैल है, ये वो हमेशा से। अब आप एक कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे कि यार क्या ये सच्ची वाक़ई में कोई अबैंडन्ड हाउस है या एक फ़तूर है, झूठ फैलाया गया है। लेकिन कब्रिस्तान एक मिस्ट्री है। कब्रिस्तान में 100 में से तकरीबन 40% लोगों के साथ वाक़यात हुए हैं, 60% के साथ नहीं हुए हैं। अब वो 60% एक सोच में है कि यार क्या पता रात का एक सीन अलग हो कब्रिस्तान का। तो बेसिकली कब्रिस्तान को मैं कहूँगा कि मिस्ट्री है। घर का तो पता है कि भाई हाँ, यहाँ पे तो जिन रहते हैं, लेकिन कब्रिस्तान बेसिकली मिस्ट्री है। अच्छा, एक सवाल, मैं मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन का ये एक सवाल है कि हम ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने जाते हैं, हम अबेंडेंट हाउसेस भी कवर करते हैं, हम हवेलियों में भी जाते हैं, हम कब्रिस्तानों में भी जाते हैं, हम शमशान घाट में भी जाते हैं। हम जाके जब इन्हें चैलेंज कर रहे हैं, इनकी जगहों पे जाके हम इन्हें परेशान कर रहे हैं, तो क्या ये जो आजकल आमतौर पे हम घरों में देखते हैं कि झगड़े, फ़िसाद और मतलब सॉर्ट ऑफ तलाक जो हो रही है आजकल, इतना ज़्यादा रेशो बढ़ रहा है, तो क्या इसको हम इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं कि जब हम उन्हें वहाँ सुकून नहीं लेने दे रहे, तो वो हमारे घरों में आके हमारा सुकून बर्बाद कर रहा है? देखिए, इसमें सिर्फ़ मैं ये कहूँगा कि 100 में से 10% होता है कि यार कोई काला जादू होता है, लेकिन 90% ये होता है कि आजकल की जनरेशन अपने आप को सो कॉल्ड जेन ज़ी कहती है। क्योंकि अगर किसी कपल की शादी होती है, तो वो 90s के दौर की लड़की से नहीं होती है। 90s के दौर की लड़कियाँ कौन हैं? आपकी वालदा, हमारी वालदा, जो अपने घर बसा चुकी हैं। जो तलाक़ें हो रही हैं ना, ये ऐसी होती है कि माइंड नहीं मिल पाते लोगों के आपस में। क्योंकि वो जो है ना वो एक ओपन माइंडेड गर्ल होती हैं या ओपन माइंडेड लड़का होता है, तो इसका अमली पजामा पहनाया जाता है कि यार काला जादू करवाए, यार मेरी सास काला जादू करवा देती है, मेरी फुप्पो काला जादू करवा देती हैं। काला जादू होता है, एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आजकल के जादुओं में वो ताकत नहीं है, वो ताकत नहीं है। आजकल के जादुओं में ना वो ताकत नहीं है जो एक ज़माने में हुआ करती थी। कपड़े चुरा लिए, कपड़ों में कपड़े के थ्रू जो है ना वो नाम लिख दिया, काट दिया, नक्श बना दिए, कब्र के अंदर दफना दी, मछली के मुँह में तावीज़ डाल के दफना दिया। और उस दौर में उस इंटेंसिटी के होते थे कि मुर्दे के मुँह में तावीज़ डाल के मुर्दों को दफनाया जाता था। ये उस दौर की बात बता रहा हूँ मैं। आपको शायद याद हो कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का एक वो आता था ड्रामा, एक शो आता था आलिम ऑनलाइन। आलिम। उसमें एक लड़की का फ़ोन आया था कि मैं हज करने गई, मुझे खाना काबा नहीं दिखा। याद है आपको? बहुत बड़ा एक वो इशू क्रिएट हुआ था। तो उसमें सिनेरियो ये हुआ था कि जो वो औरत थी, वो एक प्रिसाइज़ कोई फलाही इदारा है, उस फलाही इदारे में गुस्ल का काम करती थी वो। चंद पैसों के एवज़ जो उनके पास डेड बॉडीज़ आती थी गुस्ल के लिए, ये उनके मुँह में तावीज़ डाल के उसको कॉटन से कवर करके फिर मुर्दों को दफना दिया करते थे।
वो जो तावीज़, वो जो जादू हुआ करता था ना, वो इंटेंसिटी का होता था। वो किसी को मिल भी नहीं सकता था वो तावीज़। आजकल तो चलो मिल भी जाता है, उस दौर में नहीं मिलता था। तो वो इंटेंसिटी नहीं है आजकल के दौर में। अच्छा, घोस्ट इन्वेस्टिगेशन ही करते हैं या ये काली अमलियात पकड़ना भी आपने अपनी फील्ड में शामिल करा है? यार देखिए, 2017 से लेके उससे भी पहले मैं काला जादू, सिफली, इस सब के बहुत अगेंस्ट था। नहीं होना चाहिए हमारे माशरे में, बुरी चीज़ है। काला जादू करने वाला, करवाने वाला दोनों जहन्नमी है। और 2017 से लेके मैं हर प्लेटफॉर्म में, जिस भी प्लेटफॉर्म पे गया हूँ, मैंने एक ज़माने में एक इशू भी रेज़ किया था। वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाइप क्रिएट किया था। मैंने ये एक इशू क्रिएट किया था कि यार ये जो काले जादू, काले अमलियात हैं, इस पे कोई लॉ बनाना चाहिए। इस पे कोई लॉ बनाना चाहिए। इस चीज़ पे तो मेरी वकार ज़का साहब से भी बात हुई थी कि आप जो हैं वो इस चीज़ पे करें, जहाँ पे आप कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक पे कर रहे हैं, जहाँ पे आप, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को भी उठाएँ। तो फिर वो एक मुझे ऐसी बात सुनने को मिली थी कि मैंने बोला नहीं भाई, कभी भी लॉ नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी मैं हर प्लेटफ़ॉर्म पे उठाता रहा, इंस्टाग्राम पे उठाता रहा, अभी भी उठाता रहा। और रिसेंटली बड़ी अच्छी खबर मिली 3 महीने पहले कि भाई इस पे लॉ बन गया है, इस पे लॉ बन गया है। उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि इन केस कब्रिस्तान में मुझे कोई भी लाइव इन्वेस्टिगेशन के दौरान या रिकॉर्डेड के दौरान मुझे कोई काला अमलियात करने वाला शख्स मिला, मैं उसको पूरे कब्रिस्तान में घसीटूँगा और उसके बाद उस पे जो भी लीगल एक्शन होगा वो मैं लूँगा और अपनी आँखों के सामने लूँगा और उसको नेशनल लेवल पे भी रेज़ करूँगा मैं। अच्छा, एंटी ब्लैक मैजिक डिपार्टमेंट तो दिलदार साहब भी बना चुके हैं, उस पे आप क्या कहना? देखिए, दिलदार नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहा है। दिलदार अच्छा काम कर रहा है, उसकी सोच ये है कि अब मुझे सिर्फ़ काले जादू को ही पकड़ना है और ये करना है। तो अब जो है वो उसने अपना कंटेंट अपग्रेड किया है, जनरेशन के हिसाब से। जनरेशन अब जिन देखना नहीं चाहती, जनरेशन अब वो देखेगी जो ताबीज़ के अंदर क्या है। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, मुझ समेत, मैंने भी काम किया है, हम तावीज़ हाइलाइट कर देते हैं, हम तावीज़ दिखा देते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तावीज़ दिखा दिया मैंने, यार ये मेरे ख़्याल से किसी को बीमार करने के लिए किया गया है, सही है? या तलाक के लिए किया गया है। अब वो औरत जो अपने मियाँ से परेशान होगी, वो उस चीज़ को एट लीस्ट कॉपी कर लेगी, एज़ इट इज़ कॉपी कर लेगी। अगर नाम सज्जाद लिखा होगा ना, तो वो सज्जाद को मिटा के अपने मियाँ का नाम लिख देगी और किसी कब्रिस्तान पे लटका के आ जाएगी। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें इसको हाइलाइट नहीं करना चाहिए। हमें किसी को सिखाना नहीं चाहिए, आप सिखा रहे हो। ये मैंने भी किया है। फिर मुझे एक रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझे इस चीज़ पे बताया कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए और ये चीज़ मैंने पॉज़िटिवली ली है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को नहीं दिखानी चाहिए। अब तक सबसे ज़्यादा खौफनाक जगह कौन सी एक्सप्लोर की है आपने? सबसे ज़्यादा खौफनाक जगह हमने स्टील टाउन का ग्रेवयार्ड किया है। नो डाउट बहुत हॉन्टेड वाइब्स हैं उसमें। दिखा कुछ नहीं हमें एटलीस्ट वहाँ पे, लेकिन ये है कि वहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, तो वहाँ पे एक तो जंगल, 10 किलोमीटर दूर तक आबादी नहीं। जब आप जाओगे ना, आप वहाँ पे उस कब्रिस्तान में जाओगे ना, तो रास्ते में ही जो है ना, कोई भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होगा ना वो डर जाएगा। अच्छा, रास्ता बड़ा खतरनाक है इसको। जंगल, इस तरफ जंगल, इस तरफ जंगल, बीच में? बीच में रोड, वो भी छोटा सा। डबल वेस में अगर कोई गाड़ी आ गई ना तो आधी जंगल में उतरनी पड़ेगी। अच्छा, वो भी वन वे? वो भी वन वे। अंधेरा, लाइट होने का नामो निशान नहीं और दूर दूर तक आबादी नहीं। आपको नहीं पता कि अगर गाड़ी की हेडलाइट बंद हो जाए तो आपने लो, आपने लो। आप गए वहाँ पे, हम लोग गए वहाँ पे, आप कब्रिस्तान पहुँच गए भाई। कब्रिस्तान बहुत अच्छा था वो, टू बी ऑनेस्ट, तमीज़ वाला बना हुआ था। मतलब नंबर थे कब्रों में कि अगर प्यारा है कि भाई 17 नंबर की कब्र है मेरी, वो 17 नंबर की कब्र पे जाता है सीधा, ढूंढनी नहीं पड़ती उसको, नंबरिंग हुई हुई है। तो अब वहाँ पे गए इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो एक जगह थी छोटी सी, एक जंगल टाइप जगह बनी हुई थी, झाड़ियाँ बनी हुई थी। हम वहाँ पे खड़े, वहाँ से हमें शेर की आवाज़ आने लग गई।
स्टील टाउन में तो अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि भाई किसी का शेर आज़ाद हो गया या शेर पकड़ा गया, यहाँ पे तो शेर है ही नहीं। हमने पूछा यार यहाँ पे शेर की आवाज़ कैसे आ सकती है। एक बार हो गया चलो ठीक है, हो सकता है धोखा हो, दूसरी बार आ गई। अब हम जितने भी लोग थे ना, एक का फेस नॉर्थ, एक का फेस ईस्ट, एक का फेस साउथ, एक की तरफ वेस्ट, चारों ऐसी डायरेक्शन में खड़े हो गए। ये कहीं से अगर कुछ भी आ जाए, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहो। अच्छा, जिन्नात तो भूल ही गए, शेर ढूंढने शेर लग गए। ढूंढने लग गए हम लोग। तो वो एक थी, हम एक सोच में थे कि यार ये शेर है या फिर क्या है, ये कब्रिस्तान में हो भाई, आपको नहीं पता आप क्या हो। अच्छा, बेसिकली इस चीज़ में पता है क्या होता है, आपकी मेंटालिटी से खेला जाता है। आपकी मेंटालिटी से कैसे खेला जाएगा, आप कब्रिस्तान में खड़े हुए हो, इन केस आपकी वालदा कब्रिस्तान में नज़र आ जाए और आप देख रहे हो कि उनकी तरफ एक शेर भागता हुआ नज़र आ रहा है, आप क्या करोगे? उस तरफ जाऊंगा, बचाने की कोशिश हाँ, करूंगा। बस इसी तरीके से ये मखलूक आपको बुलाती है। आप हर मुमकिन कोशिश करेगी आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करने की, और जहाँ आप उसके शिकंजे में आ गए बस ख़त्म, फिर आप इस तरीके से ये अटैक करती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली होता है आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहो। कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हो सकते हैं, रेपरकशंस अलग हो सकते हैं, बाद में इसके रेपरकशन अलग हो सकते हैं, आप इससे जो है वो एक डिप्रेशन में जा सकते हो। कुछ भी हो सकता है आपके साथ, आपको नहीं पता लाइव इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आपके सामने क्या आगे खड़ा हो जाए, आपके सामने ड्रग एडिक्ट आ जाए, आपके सामने डकैत आ जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, कराची है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि अक्सर लोग, मैं जब हॉरर स्टोरीज़ कर रहा होता हूँ तो लोग आके बताते हैं यार कि हमें मखलूक दिख गई और हम उसको देख के भाग गए। आपको भागना नहीं चाहिए, आपको भागना नहीं चाहिए। अगर एक मखलूक आपके सामने आके खड़ी हो जाए, आप बाआवाज़ बुलंद आयतल कुर्सी पढ़ो। जब आप आयतल कुर्सी पढ़ रहे होगे तो वो हर तरीके से आपको आयतल कुर्सी पढ़ने से रोकने की कोशिश करेगी कि आप वो सूरत ना पढ़ो। आप जहाँ पर रुक गए बस वहाँ पे आप पे अटैक कर देगी ये। तो भागना नहीं चाहिए, और जहाँ पे आपको ऐसी सिचुएशन में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की टर्मिनोलॉजी में अगर आपके ऊपर अटैक, आपको लगता है कि आप पे अटैक होने वाला है, आप वो कहते हैं ना ऊपर से आ जाओ इनके, आप इनके ऊपर से आ जाओ, ये एग्रेसिव हो रही है आप इससे डबल एग्रेसिव हो जाओ। अभी एक हमारे साथ एक सिनेरियो हुआ है, अजीज़ाबाद ग्रेवयार्ड में हम तावीज़ खोल रहे थे, मुझे एक तावीज़ नज़र आया, मैं तावीज़ उतारा, धागे ही खोल रहा था मैं, इतने में पीछे से आवाज़ आई है, श्श। हम देख रहे हैं कहाँ से आवाज़ आई है भाई ये, फिर दोबारा से खोलना शुरू किया, वो आवाज़ जो भी लेफ़्ट साइड से आई थी वो अब हमारे राइट साइड से आने लग गई। राइट साइड से आई है जनाब, तो दोबारा से वही आवाज़, श्श। इस सिनेरियो में हमारे साथ एक एक हमारा सब्सक्राइबर था, वो हमारे साथ गया था, वो डर गया था। ये वो सब्सक्राइबर है जो हमसे क्वेश्चन करता था कि भाई अगर ये आवाज़ें आ रही हैं तो आवाज़ें क्यों आ रही हैं, ये अगर सामने अगर कोई चीज़ कुत्ता है तो क्या वाकई में कुत्ता है या जिन है या कुछ भी है, वो क्वेश्चन करता था। और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली ये सिनेरियो हुआ था हमारे साथ। तो उस सिनेरियो में जब मुझे लगा ना कि ये हम पे हावी होना चाह रहे हैं, उस टाइम पे मैं हावी हुआ था इन पे, और मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम हावी हुआ था, फर्स्ट टाइम हावी हुआ था। मैंने बोला था कि मैं तुम्हारे बाप से नहीं डरता। मैं गलत भूल गया हूँ, मैं ज़्यादा भूल गया हूँ, लेकिन मेरा वे ऑफ टॉकिंग एग्रेसिव था थोड़ा सा, वर्डिंग उसमें थोड़ी सी थी लेकिन वे ऑफ टॉकिंग एग्रेसिव था। हाँ, इसमें ये एक दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने सवाल उठाए थे कि पता नहीं किस तरीके से बात कर रहा है भाई ये वो। तो शायद ये मेरी गलती है, मेरा वे ऑफ वर्ड्स चूजिंग मेरी गलत थी, लेकिन एग्रेसिव मोड में था मैं उस वक्त। वो आवाज़ मैंने करी है, उसके बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। अच्छा, एक जगह आपने विजिट की थी जहाँ कुछ फ्री मैसन्स के साइंस आपने देखे। बेसिकली जो इल्यूमिनाटी का वो जो सैटेनिक साइन हमें जो मिला था वो बेसिकली कोरंगी ग्रेवयार्ड में मिला था। हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक वहाँ पे एक हाईएस्ट एक जगह थी, पहाड़ी पे बनी हुई थी, वहाँ पे एक रूम बना हुआ था। हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन
के लिए गए। अब जैसे ही हम उस कमरे के अंदर एंटर हुए तो वो साइन मैंने देखा है, तो वो साइन मेरे लिए बड़ा डिस्टर्बिंग था कि यार ये कभी मैंने कहीं देखा है, ये साइन देखा है। मैंने उस साइन की पिक्चर ली और फिर उसके बाद वहीं पे मैंने जो है इसको जब मैंने इसको मैच किया तो मुझे ये एक इल्यूमिनाटी साइन नज़र आया, सैटेनिक जो है साइन या फ्री मैसन का साइन मुझे नज़र आया। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे जब हॉरर शो करता था तो उस पर बातचीत चलती रहती थी मेरी कि यार आजकल जो है इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, इवन यूएस यूके के अंदर तक जो है वो फ्री मैसन्स या फिर जो सैटेनिक चर्चेज़ हैं इनको लीगल कर दिया गया है। और अब सुनने में मुझे ये आता है कि शायद कराची पाकिस्तान में भी इनकी पॉपुलेशन है, कराची पाकिस्तान में भी इनकी पॉपुलेशन है और ऐसी जगह पे है जहाँ पे मुस्लिम, इंडियन, क्रिश्चियंस और ये फ्री मैसन्स ये सारे आपस में रहते हैं। तो ये बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं। और जब वहाँ पे देखा था तो दो चीज़ें सामने आई थी, या तो उस शैतान के साइन के हेल्प के लिए या है उससे हेल्प लेके कोई ब्लैक मैजिक रिचुअल किया जा रहा है, या वहाँ पे इल्यूमिनाटी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। ये दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। अच्छा, रिसेंटली ना एक वीडियो आपकी वायरल हो रही है जिसमें आपने जिन्नात को बोला कि किसी जानवर की सूरत में भी अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। ये वीडियो प्ले करके दिखा मैं आपसे मुलाकात करूं यहीं इसी जगह पर, या आप बिल्कुल मेरे सामने से गुजर सकते हैं, चाहे वो किसी जानवर की शक्ल में ही क्यों ना हो। सर क्या माजरा है? यार इसका ये सिनेरियो था कि ये मेरी बेसिकली लास्ट लाइव इन्वेस्टिगेशन थी, लास्ट थी अभी रिसेंटली सैटरडे नाइट को। तो बेसिकली ये कब्रिस्तान जो है ना वो थोड़ा सा अलग एक माहौल क्रिएट किया हुआ था, अजीज़ाबाद। यहाँ पे सिर्फ फुरकान और मैं थे, हमसे दो लोग थे कब्रिस्तान में। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हम लोगों ने एक जगह पे लगा दी बॉल्स, कैट बॉल्स लगा दी। कैट बॉल्स लगा के हमने बात की है जनाब। अच्छा, मैंने इसी मजाक में कहा कि आप बॉल फेंक सकते हैं मेरी। 5 मिनट बाद बॉल नीचे गिर गई, 5 मिनट बाद। मैंने बोला वाह यार, आज तो अलग ही मूड में है। मैंने बोला क्या दूसरी बॉल फेंक सकते हैं? दूसरी बॉल भी चली गई नीचे। ओह, मैं बोला आज जो है ना वो आज सारी बातें मान रहे हैं, आज ये वाली बात भी मनवा लेता है। मैं तो लाइव इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। आपको पता है जब आप एक सीन कर रहे होते हो तो आप उसमें बिल्कुल ही इन्वॉल्व होते हो, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होता है, दोनों जगह से कम्युनिकेशन होता है। अब जो लाइव देख रहे थे ना उस वक्त सबसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा तो वो डरे हुए थे कि भाई नहीं, जहाँ से भाई नहीं वाकई में सामने ना आ जाए ना, कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह खैर करे। उस वक्त मुझे फुरकान भी बहुत रोक रहा था कि नहीं नहीं करो भाई, असल शक्ल में सामने आ जाए तो नहीं भाई, मतलब कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह मालेगी। अब मैंने रखी टॉर्च, मेरे पास टॉर्च होती है, टॉर्च मैंने रखी सामने और लाइट थी, मैंने बिल्कुल लॉन्ग रेंज टॉर्च रख दी थी। मैंने बोला क्या इस टॉर्च के सामने से गुजर सकते हैं, इस रोशनी के सामने से गुजर सकते हैं, या तो अपनी असल शक्ल में आ जाए या किसी जानवर की शक्ल में आ जाए। 3-4 सेकंड में गैप था और सामने से अब कुत्ता चलता हुआ आ गया, आए और गायब, बस ये सिनेरियो हुआ था। ये अच्छा लोग कह रहे हैं कि ये फेक है भाई, एआई है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये लाइव की फुटेज है ये। लाइव में मतलब एआई कैसे इंटीग्रेट हो सकता है? ये टेक्नोलॉजी अभी तक आ चुकी है भाई? नहीं भाई, ये बेसिकली आप इसकी रेयर फुटेज जो है वो आप चेक कर सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प मैंने डाला हुआ है इसका पूरा, आप देख सकते हैं भाई अच्छा, लाइव। कैट बॉल्स पे भी लोग कहते हैं कि ये रिमोट से कंट्रोल हो रही है। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, कैट बॉल्स आप खुद भी मंगवा लो, आप खुद भी मंगवा सकते हो अमेज़ोन से, ईबी से, आप कहीं से भी मंगवा सकते हो। ये तो हाँ महंगी है, आप मंगवा लो उसको, आप मंगवा सकते हो और आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो भाई। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब तक आप उस चीज़ की खुद से तस्दीक ना करो, ऐसे राय कायम नहीं कर देनी चाहिए। और ये वो गैजेट है जो यूएस के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर यूज़ कर रहे होते हैं। चले हम पाकिस्तानी तो फिर भी झूठे हैं, अंग्रेज़ तो सच्चे हैं ना, उन्हीं की बात मान लो भाई कि ये गैट बॉल्स जो हैं ये ऑथेंटिक टूल्स है कम्युनिकेशन के लिए। अच्छा, लांडी का एक कॉलेज विजिट किया आपने, हम्म।
क्या माजरा था? यार लांडी कॉलेज का एक हाइप थी आसपास के ज़राफ़ में, लोग बोलते थे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि ये आओ, यहाँ आओ, वहाँ आओ। तो इसी तरीके से वो एक मैसेज आया था, हम चले गए वहाँ पे जनाब। हम जब वहाँ गए हैं तो एक चीज़ हमें यहाँ से पता लगी है वहाँ के केयर टेकर से, जो उस जगह को रात होते ही, मगरिब होते ही खाली कर देता है। कहता है कि वो एक जो कॉलेज है लांडी का, सॉरी स्कूल है, उसी के साथ जो है एक वॉशरूम बना हुआ है, वो भी खस्ता है, टूटा हुआ है। और वो 20 साल से खाली है, वो स्कूल भी नहीं होता है वहाँ पे, ज़्यादा बात नहीं है। हम वहाँ पे गए तो उसने बोला भाई यहाँ पे ना मैंने अपनी आंखों से एक औरत देखी है, और एक नहीं, दो नहीं, कई बार देखी है। बोला अच्छा भाई, चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। अब हम सब साथ थे। मैंने फुरकान को बोला था कि यहाँ पे ना मुझे अलग से टाइम स्पेंड करना है। मैंने फुरकान की लाइव भी ले ली थी मैं अपने पास, और अपनी लाइव। तो दोनों कैमरे सामने थे, और ऐसा था कि सामने एक 4-5 कदम की जगह थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, और 2 वॉशरूम्स बने हुए थे उसमें। अब हुआ ये कि मैंने कैट बॉल्स लगाई हैं 4-5-7, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैंने कैमरे रख दिए और रेड लाइट लगा दी मैंने अपनी, क्योंकि रेड लाइट से अट्रैक्ट होता है। मैंने सवाल किया, क्या आप मौजूद हैं यहाँ पे, सुन सकती हैं मुझे? मैंने सुना है आप यहाँ पे लोगों को दिखी हैं, क्या आप मेरे सामने आ सकती हैं? और जितनी भी कैट बॉल्स लगाई थी ना मैंने, वो सारी की सारी कैट बॉल्स जलना शुरू कर दी थी। एक नहीं, सारी कैट बॉल्स जलना शुरू कर देती हैं। फिर उसके बाद से ऐसा लगता है कि ऊपर से जो है वो जगह झड़ना शुरू हो गई है। फिर उसके बाद से मैंने वो जगह छोड़ दी। फिर हमने थोड़ी देर हमने कॉलेज किया, और फिर हम वहाँ से चले गए। लेकिन वो एक प्रिसाइज एक ऐसा पैच था जहाँ पे मामलात थे। और जैसे कि वहाँ के केयर टेकर ने बताया था कि वो कॉलेज का जो वो प्रिसाइज हिस्सा है, वहाँ पे आपको मुश्किलात आ सकती हैं, और वहीं पे ही हमें आई थी। कोई ऐसी जगह जहाँ जाने की ख्वाहिश है अब तक विजिट नहीं की? यार मुझे मोइंजोदड़ो जाना है, ये मेरी ख्वाहिश है। पाकिस्तान में मोइंजोदड़ो मुझे करना है। मोइंजोदड़ो की भी मिस्ट्री है। कहते हैं कि वहाँ पे ये तो सोना मोना जो भी चीज़ थी वो तो सब एक तरफ है, लेकिन वहाँ पे रात की ज़िंदगी कुछ अलग ही है। लोग बताते हैं, सिंध के लोग बताते हैं। तो कभी मौका मिला, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सपोर्ट हुई, तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। अच्छा, इंडियन फैंस भी आपके काफ़ी हैं, तो कभी इरादा बनता है कि इंडिया जाके भी कुछ करा जाए? बिल्कुल यार, मैं आपको एक बात बताऊँ, वो बहुत लकी कंटेंट क्रिएटर हैं जो इंडिया गए हैं, ठीक है। इंडिया में भी इतनी ही मोहब्बत है जितनी पाकिस्तान के लोग इंडिया से करते हैं, इंडिया के लोग पाकिस्तान से करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ़ा मोहब्बत एक है, दोनों तरफ़ा के लोग एक जैसे हैं। अब कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन मोहब्बत दोनों तरफ एक तरफ़ा है। इंडिया जाने की ख्वाहिश है। इंडिया में एक जगह है कुलधाड़ा गांव, राजस्थान में। रातों रात वो गांव खाली हुआ है। वहाँ पे एक ऐसी मखलूक दिखी जाती है जो आदि इंसान है और आदि परिंदे की शक्ल की है, और वो उड़ती है हवा में, जिस पे बहुत सारी मूवीज़ बनी है। 1-2 मूवीज़ भी बनी है उसी गांव के अंदर। वो गांव ऐसा है कि वहाँ पे तकरीबन 1200-1300 के करीब आबादी वहाँ पे थी, रातों रात खाली हुई है। फिर दिल्ली जो हाई कमीशन है, दिल्ली हाई कमीशन है, असेंबली तक उसकी बात गई थी कि भाई देखो क्या वाक़या है। फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बुलाए गए थे यूएस से, उन्होंने जो है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की थी। फिर एक फ़ाइनल रिपोर्ट जब उन्होंने दिल्ली हाई कमीशन के सामने रखी थी, तो ये देख के हैरान हो गए थे कि यार वाकई में ये जगह हॉन्टेड है। तो उस जगह, उसके बाद से जगह को बंद कर दिया गया है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँ। कभी कोई इनविटेशन आया? इंडिया से बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। कोशिश में लगा हुआ हूँ, और आपको पता है आसान नहीं है। कोशिश जारी है, छोड़ूंगा नहीं। जैसे मौका मिले इंशाल्लाह जाऊंगा। अच्छा जावेद भाई, हमारी लॉयल ऑडियंस के कुछ लॉयल क्वेश्चंस हैं जो मैं करना चाहूँगा। अल्लाह खैर करे। तो पहला सवाल है सर, रहीम फ्रॉम लाहौर। लाहौर में एक हॉन्टेड हाउस है, डीएचए फेज 3।
सेक्टर जेड में, क्या आप उसको विजिट करेंगे? बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा। लाहौर इंशाल्लाह प्लान है, इंशाल्लाह 1-2 महीने बाद मैं ज़रूर जाऊँगा, अपनी टीम के साथ आऊँगा वहाँ पे। अनस फ्रॉम इस्लामाबाद, कभी जानबूझकर फेक जिन बनाए हैं या सच ही दिखाना है? नहीं भाई, अगर फेक जिन बनाया होता मिलियंस में सब्सक्राइबर्स लेके बैठा हुआ होता अभी तक तो। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ तहा इमरान फ्रॉम कराची। मेरा जाजिब भाई से सवाल ये है कि इनका तो किसी हॉरर इन्वेस्टिगेटर से फड्डा नहीं है, और दूसरा सवाल ये है कि शमशान घाट कब विजिट करेंगे, ये ज़रूर बताइएगा प्लीज़। शमशान घाट बेसिकली विज़िट करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है इसमें, और इसमें परमिशन का बहुत इशू होता है। हमें नहीं पता हम शमशान घाट में हमसे ऐसी कौन सी गलती हो जाए, ऐसी कौन सी किसी को बात बुरी लग जाए, तो कोशिश करते हैं कि हम अवॉइड करें इस चीज़ को, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि रिस्पेक्टिवली उसको हम इन्वेस्टिगेट करें। अच्छा, सायमा हैं कराची से, इनका कहना है कि सज्जाद सलीम के साथ कोलैबोरेशन में कोई इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिला तो करेंगे? बिल्कुल ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। अच्छा, एक बंदा है जीशान द गेम्स के नाम से, उनका कहना है कि ये बंदा सिर्फ दिलदार से जेलिस है, क्योंकि इससे आगे निकल गया है। इसने बहुत उसने बहुत अचीव कर लिया है, उसकी स्टीम है, इसकी स्टीम है बस, इसीलिए इसकी बुराई होती है। अच्छा, तो इसका सिंपल सा बेसिकली हल है, अगर दिलदार ने काम यूट्यूब पे किया है तो मैंने अपना काम इंस्टाग्राम पे किया है। हाँ, दिलदार को मैं बीट कर चुका हूँ फॉलोइंगशिप में इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। हाँ, लेकिन यूट्यूब पे मैंने ऐसा सच काम नहीं किया जो मुझे करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आगे भी मेरा किसी से कोई रेस नहीं है। दिलदार एक अपना काम कर रहा है, मैं एक अपना काम कर रहा हूँ, उसकी एक अलग मेंटालिटी है, अलग मिशन विजन है, मेरा एक अलग मिशन विजन है। तो जेलसी मैं कभी भी नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो मैं कभी जो है वो उसके साथ काम ही नहीं करता पहले। अच्छा, एक और सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना है कि एक क्वेश्चन इससे पूछना कि इसके पास कोई कंटेंट है या दूसरों पर कीचड़ उछालना बस, प्लीज़ ये क्वेश्चन ज़रूर। देखिए, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि ये काम तब बंद करूँगा जब कोई फेक करना बंद कर देगा, ठीक है। देखें, जब भी कहीं पे कोई चीज़ वायरल होती है तो लोग सबसे पहले इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन करते हैं, ठीक है। बाल का सिनेरियो भी आपको पता है, रिसेंटली बड़ा हाइप क्रिएट हुई थी, तो वहाँ पे लोगों ने मुझे मेंशन किया था। फिर वहाँ पे मैंने एक ट्वीट किया था कि बेसिकली ये जो है प्रोटेस्ट के लिए बनाया गया है। इसी तरीके से अगर किसी जगह पे मुझे कोई अ, एक मेंशन होगा जहाँ पे मुझे मेंशन किया जाएगा, मैं देखूँगा कि गलत हो रहा है तो मैं उस पे बोलूँगा, ये मेरा फ़र्ज़ है। कोई चीज़ अगर गलत है तो उसके अगेंस्ट आपको खड़ा होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कब्रिस्तान में कब्रें खुली हैं, वो ढकी हैं हमने, लोगों को वो नहीं दिखती, लोगों को सिर्फ यही चीज़ें दिखती हैं। तो ये मेरा फ़र्ज़ है और आपका भी फ़र्ज़ है जो जिनका ये सवाल है। अच्छा, मेरी एक पर्सनल ख्वाहिश है हम्म, कि पाकिस्तान में जितने भी घोस्ट हंटर्स हैं ना, वो सब मिल के कोलेबोरेशन करें, और दिल में जितनी भी नफरत हैं सब ख़त्म करके एकजुट होकर काम करें, और वो दिखाएं जो लोग देखना चाहते हैं। आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? यार पता है क्या, हर कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपनी मेंटालिटी के हिसाब से अपने ही अंदर एक हीरो है, सही है, अपने ही अंदर एक लीडर है। लेकिन अगर ये ख्वाहिश तब भी पूरी हो सकती जब सज्जाद भाई इस चीज़ की जो है ना वो जिम्मेदारी लें। सज्जाद भाई अगर इस चीज़ का स्टेप लेंगे तो ही ये चीज़ कामयाब हो पाएगी। एक ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे 100 कमरे हों, एक बड़ी लोकेशन हो जो कि मेरी नज़र में है। मैंने एक चीज़ सोची थी कि सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जाएंगे, सज्जाद भाई का काम अलग है, तो उनको छोड़ के सारे पाकिस्तान के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वहाँ पे काम करेंगे। फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए कुछ यूट्यूबर्स के साथ, तो फिर ये हमारा ये जो मिशन था ये नहीं हो पाया कम्प्लिश्ड। लेकिन ये है कि सज्जाद भाई अगर इस चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे तो बिल्कुल सज्जाद भाई की आवाज़ में लब्बैक कहेंगे। अच्छा, काली बाजियाँ ही ढूंढना है या शादी का भी कोई इरादा है सर? काली बाजी यार, काली बाजी बेसिकली नहीं यार, शादी का भी तो फ़िलहाल कोई भी नहीं, अभी पहले कुछ बन जाए। शादी करके भी जो है ना वो
इस अगर शादी भी कर लेंगे ना तो बस कंटेंट से दूर चले जाएंगे। तो ये कि जब कंटेंट पे ग्रिप पक्की हो जाएगी ना, फिर शादी का कहीं ना कहीं सोचेंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि पहले तो देख के आपको लगा हो कि कोई चीज कैमरा में कैप्चर हो गई है, लेकिन बाद में जब आपने उसको गौर से देखा हो तो आपको पता चला हो नहीं यार ये तो एक वहम था, और वो बहुत फनी वे में कोई उस पे किसी ने मीम भी बना दी हो, ऐसा कोई सिनेरियो उस पे? यार हाँ, एक दफ़ा हुआ था। एक इंडिया से ऐसा हुआ था कि आपने शायद देखी हो एक वीडियो के, एक बंदा सलाम कर रहा है, जवाब भी आता है, उसको पीछे से विस्पर होता हुआ नज़र आता है या सुनाई देता है। पहले वीडियो में अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वो मेरी आवाज़ है, वो मेरी ही वीडियो है, जिस पे वो बहुत ज़्यादा जो है ना इंडियंस ने बहुत यूज़ की है और उसमें मीम्स भी बने हैं बहुत। अच्छा। हाँ, वो वीडियो मेरी ही है। तो उस पे बहुत ज़्यादा मीम्स बने, उस पे बहुत ज़्यादा मीम्स बने कि वो सास अपने जो है ना वो बहू जब अपने मायके से घर में जाती तो इस तरीके से आवाज़ जाती है, और जो है ना सास इतने हल्की आवाज़ में सलाम का जवाब देती है। तो इस तरीके के मैसेजेस वो आए भी थे और मीम्स भी बहुत बनी है, जो कि नहीं करनी चाहिए मैं टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये है कि अगर कंटेंट इस तरीके से कोई यूज़ करना चाहता है और कर रहा है कि कोई खुश होता है तो फिर कोई मसला नहीं है भाई, कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले क्या लाएमल इख्तियार करते हैं, किस तरह इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उसके बाद घर जाने के बाद क्या उसके आफ्टर इफेक्ट होते हैं? बिल्कुल यार, देखो एक तो सबसे पहले आपको नहीं पता आप जा रहे हो, आपको नहीं पता कि आप वापस आओगे भी या नहीं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में। तो ये है कि पाकीज़गी की हालत में जाओ, पाक होके जाओ, और जो भी रिचुअल्स होते हैं इस्लाम के हिसाब से 2 बार गुस्ल करना, 3 बार गुस्ल करना, वो आपको करना है, हर तरीके से पाक रहना है। फिर उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन पे जाओ। तो बस जब आपको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको घर आना है, तो आपने सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपने गुस्ल दोबारा लेनी है, और जो कपड़े आपने उतारे वो बाकी कपड़ों के साथ नहीं रखने, उन कपड़ों को आपने खुली हवा में लटका देने, जैसे गैलरी में लटका दिए, और अगले दिन सुबह या दोपहर में आपने उसको धुलवा देने, बाकी कपड़ों के साथ फ़ौरन नहीं रखने। अच्छा, ये थे जाज़ेब अहमद ख़ान, जिनका नाम पाकिस्तान के लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के अंदर सरे फहरिस्त पे आता है। इनकी बातें आपको कितनी इंगेजिंग लगी और इनसे क्या कुछ आपको सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वैसे तो आमतौर पे मैं ये रिक्वेस्ट करता नहीं हूँ, लेकिन हमारे 80% जो व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी फेवरेट कंटेंट क्रिएटर या गोस्ट इन्वेस्टिगेटर को हम इनवाइट करें अपनी पॉडकास्ट में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।